गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट जो चैप्टर है इस बुक का, उसका नाम है मैथफोल्ड। अमीना और अहमद दोनों बॉम्बे पहुंचते हैं। उन्हें एक घर मिलता है जिसके मालिक होते हैं विलियम मैथफोल्ड। मैथफोल्ड के पास एक विला होता है जिसमें 4 घर होते हैं और वे यूरोपियन महल की तरह दिखते हैं। भारत आज़ाद होने वाला है, इसलिए मैथफोल्ड भारत छोड़कर जाने वाला है। इसलिए वो जो उसके किराएदार हैं उनके लिए कंडीशन रखता है कि 15 अगस्त तक, जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता, तब तक वे इन घरों में कोई भी चीज़ में परिवर्तन नहीं कर सकते और रहने वालों को गार्डन में होने वाली रात की कॉकटेल पार्टी में भी शामिल होना पड़ेगा। सभी किराएदार मैथफोल्ड की शर्त मानते हैं। वे सभी वास्तव में उन यूरोपियन पेंटिंग्स और वेस्टर्न अप्लाइंसेस के बीच में नहीं रहना चाहते हैं, पर वो कर भी क्या सकते हैं। सभी झूठ मूठ मैथफोल्ड की तरह ब्रिटिश एसेंट में बात करने की कोशिश करते हैं। अमीना समाचार पत्र में पढ़ती है कि आज़ादी के दिन पैदा होने वाले बच्चों को इनाम मिलेगा। अमीना को राम राम सेठ की बात याद आती है। वो सोचती है कि उसके बच्चे को यह इनाम ज़रूर मिलेगा। वी विली विंकी एक गरीब मस्करा है जो कि मैथफोल्ड की रात की पार्टीज़ में परफॉर्म करता है। वह कहता है कि उसकी पत्नी वनीता भी 15 अगस्त को मध्यरात्रि को ही वो कहता है कि उसकी पत्नी वनीता को भी 15 अगस्त मध्यरात्रि को ही बच्चा होगा। सलीम पद्मा को बताता है कि मैथफोल्ड विंकी की वाइफ वनीता के साथ कुछ महीनों पहले सोया था। वास्तव में वनीता का होने वाला बच्चा विंकी का नहीं है, बल्कि मिस्टर मैथफोल्ड का है और वो अंग्रेज़ों की तरह दिखेगा। अब कहानी में मैरी परीरा का जिक्र होता है। वह एक कन्फेशन रूम में बैठी है और अपने प्रेमी जोसेफ डी कोस्टा के बारे में चिंतित है। जोसेफ अंग्रेज़ों के खिलाफ रिवॉल्यूशन में भाग ले रहा है। मैरी अपने प्रेमी जोसेफ को इम्प्रेस भी करना चाहती है। यहाँ पर जो कहानी सुना रहा है सलीम, वो पद्मा को कहता है कि आगे जाकर कहानी में मैरी उसके जीवन में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। अभी कहानी का दूसरा भाग, कहानी का नेक्स्ट भाग, जिसका नाम है टिकटॉक। 14 अगस्त का दिन है। पाकिस्तान भारत से अलग हो गया है। मैथफोल्ड के घर पर कॉकटेल पार्टी चल रही है। अमीना का लेबर पेन होना शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ वनीता को भी लेबर पेन शुरू हो गया है। जैसे ही शाम ढलती है, मैथफोल्ड डूबते सूरज को सलाम करता है। कुछ घंटों बाद मध्य रात्रि में दोनों वनीता और अमीना को बच्चा होता है। वे दोनों दिखने में एक समान ही लग रहे हैं और दोनों की आंखें नीली हैं। उनकी नाक पूरे चेहरे पर अलग दिखाई दे रही है। मैरी परेरा अपने बॉयफ्रेंड को प्राउड फील करवाना चाहती है, इसलिए वो दोनों बच्चों के नेम टैग्स चेंज कर देती है। मैरी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि जोसेफ ने उससे कहा था कि गरीबों को अमीरों की ज़िंदगी मिलनी चाहिए और अमीरों को गरीबों की। अब सीने परिवार उस बच्चे को बड़ा करेगा जो वनीता और मैथफोल्ड का है। बच्चा देते समय वनीता की मौत हो जाती है और मैथफोल्ड देश छोड़कर जा रहा है। इसलिए अब अमीना और अहमद के जो बच्चा है उसकी परवरिश विंकी करेगा। अमीना अपने बच्चे का नाम सलीम रखती है और विंकी अपने बच्चे का नाम शिवा रखता है। जब अमीना अपने बच्चे के लिए पुरस्कार का दावा करती है तो उसे 100 रुपये का इनाम मिलता है और उसके बेटे के बारे में न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपता है। अब बुक 2 का चैप्टर है द फिशरमैन्स पेंटिंग फिगर। अहमद और अमीना सलीम को घर ले जाते हैं। उन्हें यह नहीं पता है कि यह वनीता और मैथफोल्ड का बच्चा है। विंकी अमीना और अहमद के इर्द गिर्द ही रहता है। वह कॉकटेल के दौरान
शिवा को लेकर वहाँ आता है और सब उसे कुछ पैसे देते हैं। जैसे जैसे शिवा बड़ा होता है उसके बड़े घुटने अलग ही दिखाई देने लगते हैं। आगे चलकर कहानी में सलीम का रोल इम्पोर्टेंट होगा। धीरे धीरे अहमद को जलन होने लगती है कि अमीना सलीम की बजाय सलीम का ज़्यादा ध्यान रखती है और उसका कम। वह अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर शुरू करता है। वह अपने पड़ोसी डॉक्टर नार्लिकर के साथ टेट्रापॉड बनाने की स्कीम तैयार करता है। इस बिज़नेस को वो गुप्त रूप से शुरू करने की कोशिश करता है, परंतु सरकार को उसका पता चलता है और अहमद की संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है। अमीना अहमद को शांत करने की कोशिश करती है, जिसके फलस्वरूप सलीम की बहन जमीला या ब्रास मंकी का जन्म होता है। नेक्स्ट पार्ट है स्नैक्स एंड लेडर्स। घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सिन्हा परिवार घर की ऊपरी मंजिल को किराए पर देते हैं। किराएदार है डॉक्टर सेप्स्टेकर, जो कि एक हेप्टोरोलॉजिस्ट है। हेप्टोलॉजिस्ट है। हेप्टोलॉजिस्ट मतलब सांपों का जानकार होता है। वे अपने साथ कई सांपों का संग्रह लेकर चलते हैं। आदम और नसीम दोनों अहमद और अमीना को मदद करने के लिए वहां पहुंचते हैं। अमीना चुपके से रेस कोर्स में घोड़ों पर पैसा लगाती है। इससे मिले पैसों से वो अहमद के केस के लिए वकील को पैसा देती है। सलीम कहता है कि एक बच्चे के रूप में उसका पसंदीदा खेल सांप सीढ़ी था। वह कहता है कि सीढ़ियाँ आपको ऊपर ले जाती है और सांप आपकी खराब किस्मत है। सलीम कहता है कि जीवन का खेल सांप सीढ़ी की तरह आसान नहीं है। वह उदाहरण देता है कि सलीम के चाचा एक हिंदू राष्ट्र में फिल्म निर्माता हैं। ये उनकी किस्मत है। उनकी फिल्म के प्रीमियर के दिन महात्मा गांधी की किसी व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी है। सभी लोगों को लगा कि हत्यारा मुस्लिम होगा, पर वो हिंदू निकला। मैरी, जिसने बच्चों को चेंज कर दिया था, वो अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए सलीम की आया के रूप में अहमद और अमीना के घर पर काम करना शुरू कर देती है। पुलिस एक व्यक्ति को इस इलाके को उड़ाने की साजिश में एक व्यक्ति को गोली मार देती है। दुर्भाग्य से जब मैरी उसे देखने जाती है तब उसे पता चलता है कि वो जोसेफ है, जोसेफ जो कि उसका लवर था। इसी दौरान सलीम गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, उसे टाइफाइड हो जाता है। इसी समय डॉक्टर सेप्स्टेकर उसे सांप के जहर से बनी दवा देते हैं और सलीम ठीक हो जाता है। तब सलीम को एहसास होता है कि सांप हमेशा जैसे दिखाई देते हैं उतने बुरे नहीं होते। नेक्स्ट चैप्टर है एक्सीडेंट इन वॉशिंग चेस्ट। जब सलीम बड़ा होता है तब सलीम अपने माता पिता की अपेक्षाओं से दबाव महसूस करता है। वह वॉशिंग रूम की अलमारी में छुप जाता है। एक दिन जब वह कमरे में छुपा होता है तब उसकी माँ उस कमरे में आती है। वह कमरा बंद करती है और नादिर नादिर पुकारते हुए रोती है। सलीम यह सब चुपचाप देख रहा होता है, पर वो परेशान हो जाता है जब उसकी माँ नहाने के लिए साड़ी उतारती है। उसी समय सलीम की नाक उसे परेशान करती है और वो छींकता है। अमीना को लगता है कि सलीम ने उसे नग्न अवस्था में देख लिया है, इसलिए वो सलीम को पनिश करती है। उसकी सज़ा होती है एक दिन कुछ न बोलना। उस दिन सलीम को उसके सर में कई तरह की आवाज़ें सुनाई देती है। वह घर के सदस्यों को इकट्ठा करता है और कहता है कि उसे एक सुपर पावर मिल गई है। वह महमूद और मूसा की तरह लोगों की बातें सुन सकता है। अहमद और अमीना उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते और वे उसकी इस बात से शर्मिंदा महसूस करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है ऑल इंडिया रेडियो। सलीम को धीरे धीरे पता चलता है कि उसे जो आवाज़ें सुनाई दे रही है वे भगवान की नहीं है, परंतु भारत के अलग अलग जगह पर रहने वाले बच्चों की हैं। ये उन्हीं बच्चों की आवाज़ है जो सलीम की तरह ही 15 अगस्त की मिडनाइट को पैदा हुए थे। इन सभी बच्चों में एक अनोखी पावर है। जब सलीम अपनी पावर टेलीपैथी जो उसे गिफ्ट में मिली है उसका मज़ा ले रहा होता है,
वहीं दूसरी तरफ देश में भाषा के लिए मार्च चल रहा होता है, लोग भाषा के लिए, लैंग्वेज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। डॉक्टर नरलिकर प्रदर्शनकारियों का विरोध करते हैं, तब उन्हें उनके टेट्रापोड के साथ समंदर में फेंक दिया जाता है। नरलिकर की वाइफ उसका बिजनेस टेक ओवर करती है, वो अहमद को टेट्रापोड कंपनी से बाहर निकाल देती है। इस सदमे से अहमद बुरी तरह घबरा जाता है और वो एक शराबी बन जाता है। सलीम पद्मा को कहता है कि उसे मुझसे प्यार हो गया है। सलीम कहता है कि उसकी कहानी रामायण की तरह है, जिसे गणेश भगवान ने लिखा है। यह सुनकर पद्मा गुस्सा हो जाती है। वह कहती है कि सलीम भी यानी तुम भी मेरे आदी बन गए हो। वहीं दूसरी तरफ कहानी में विंकी की मृत्यु हो जाती है और शिवा सड़कों पर अनाथ की तरह घूम रहा है। नेक्स्ट चैप्टर है लव इन बॉम्बे। सलीम भी किशोरावस्था में दूसरे लड़कों की तरह एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है, जिसका नाम होता है एवलीन, जो उसकी पड़ोसी होती है। परंतु एवलीन सलीम के दोस्त सोनी को पसंद करती है और सोनी सलीम की बहन ब्रास मंकी यानी जमीला को पसंद करता है। ब्रास मंकी और उसकी दोस्त मिलकर सोनी की पिटाई करते हैं। सलीम चाहता है कि सोनी एवलीन से उसके बारे में बात करे, परंतु एवलीन सोनी पर फिदा है। सलीम एवलीन को बाइक चलाना सिखाकर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, परंतु वो फिर भी सलीम को इग्नोर करती है। उसके द्वारा अस्वीकार करने से नाराज़ होकर सलीम अपने मैजिकल पावर का उपयोग करके उसके दिमाग पर दबाव डालने की कोशिश करता है। वह जब उसके दिमाग की गहराई में जाता है तब उसे दिखाई देता है कि एवलीन के हाथ में खून से सना हुआ चाकू है और उसकी माँ नीचे ज़मीन पर मरी हुई पड़ी है। एवलीन को जब पता चलता है कि सलीम उस पर मानसिक दबाव डाल रहा है, तब एवलीन उसे धक्का मार देती है और सलीम पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। वह उन लोगों के बीच में जाकर गिरता है जो भाषा के लिए आंदोलन कर रहे हैं। सलीम उन लोगों का मजाक उड़ाता है। तब भीड़ क्रोधित हो जाती है और भीड़ के उग्र होने के कारण बाद में बॉम्बे का विभाजन हो जाता है। आप लोगों को यहाँ पर समझना होगा कि सलीम की जो स्टोरी, मतलब जो सलमान रुश्दी ने ये जो स्टोरी है, उसमें सलीम के मन में जो चल रही है, जो उथल पुथल है, उनके बारे में बताते हैं और इतिहास को, मतलब जो हिस्ट्री है अपना इंडिया का हिस्ट्री जो है, उसको उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है माय 10th बर्थडे। सलीम को अब पता चल जाता है कि अब वो लोगों के दिमाग में उतर कर उन्हें पढ़ सकता है। इस पावर का उपयोग करके वह सभी बच्चों के बारे में पता करता है जो 15 अगस्त की मिडनाइट को पैदा हुए थे। वो इन सब बच्चों को इकट्ठा करके एक कॉन्फ्रेंस करता है। इन सभी बच्चों के पास अलग अलग जादुई शक्तियाँ हैं। इसे वे मिडनाइट चिल्ड्रन कॉन्फ्रेंस का नाम देते हैं। सलीम चाहता है कि वो इस कॉन्फ्रेंस का लीडर बने और शिवा चाहता है कि वो लीडर बने, क्योंकि इन दोनों के पास सबसे ज़्यादा पावरफुल शक्तियाँ हैं। शिवा के पास मजबूत घुटने हैं जिससे वो किसी की भी जान ले सकता है, और सलीम के पास टेलीपैथी की पावर है। सलीम चाहता है कि बच्चे उन दोनों में से किसी एक को चुनें, क्योंकि उसे लगता है कि ज़्यादातर बच्चे उसके पक्ष में हैं, जैसे कि पार्वती द विच। एक बच्चा जिसका नाम सौमित्रा होता है, उसके पास टाइम ट्रैवलिंग की पावर होती है। वह कहता है कि इस कॉन्फ्रेंस का कोई मीनिंग नहीं है, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, परंतु सभी बच्चे उसकी बात को इग्नोर करते हैं और यह डिस्कस करते हैं कि उनको अपनी अपनी पावर का क्या उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है एट द पायोनियर कैफ़े। अमीना को किसी अनजान व्यक्ति के फ़ोन कॉल्स आना शुरू होते हैं। सलीम नोटिस करता है कि जब भी फ़ोन की घंटी बजती है, उसकी माँ परेशान हो जाती है। एक दिन वो अमीना की कार में छिपकर उसका पीछा करता है। अमीना की गाड़ी पायोनियर कैफ़े के बाहर रुकती है। पायोनियर कैफ़े एक रेस्टोरेंट है। वहाँ पर कई कलाकार इकट्ठे हो रखे हैं जो नज़दीक के फिल्म स्टूडियो में काम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जब अमीना रेस्टोरेंट के अंदर जाती है, वह नादिर से मिलती है जो कि उसका पहला पति था, और उसे देखकर वो उसके प्यार में खो सी जाती है। अब नादिर ने अपना नाम कासिम खान रख लिया है
और वो एक कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट है। सलीम उसकी माँ से बहुत नाराज़ हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ का किसी और मर्द के साथ अफेयर है, परंतु वो अपने इमोशन पर कंट्रोल रखता है। नेक्स्ट चैप्टर है अल्फ़ा और ओमेगा। अल्फ़ा एंड ओमेगा। सलीम एक तरफ जहाँ मिडनाइट चिल्ड्रन कॉन्फ्रेंस का अनऑफिशियल लीडर है, परंतु रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका महत्व कम हो गया है। उसकी स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। ज्योग्राफी टीचर उसकी नाक का मजाक उड़ाता है। वह उसकी नाक को भारत के नक्शे पर पेनिनसुला की तरह बताता है। वह गुस्से में सलीम के बालों का कुछ हिस्सा खींचता है। एक दिन स्कूल डांस में सलीम की उंगली का एक भाग कट जाता है। अहमद और अमीना उसे अस्पताल ले जाते हैं। सलीम को खून की ज़रूरत होती है, पर अहमद और अमीना दोनों का खून सलीम के खून से मैच नहीं करता है। माँ का खून ए मतलब अल्फ़ा और पिताजी का खून ओमेगा मतलब ओ। इधर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं ऐसा बताया है, सिर्फ अल्फ़ा बताया है। माँ का खून अल्फ़ा मतलब ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव, और पिताजी का खून ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, ऐसा कुछ हो सकता है। अहमद और अमीना को पता चलता है कि सलीम उनका बेटा नहीं है। अहमद अमीना को बाहर ले जाता है और उस पर किसी और के साथ अफेयर होने का आरोप लगाता है। पद्मा सलीम की यह कहानी सुन रही है। सलीम की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो रही है। वह अपने बच्चे को बुलाता है। एक औरत उसके बच्चे को उसके पास लेकर आती है। सलीम कहता है कि एक विधवा ने सभी बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर दी। यहाँ पर वो विधवा किसे बोल रहा है वो आपको आगे कहानी में पता चलेगा। नेक्स्ट चैप्टर है द कोलिनास किड। सलीम हॉस्पिटल के बाद घर नहीं आया। मैरी और सलीम को उसके अंकल हनीफ के घर भेज दिया गया। मिस्टर हनीफ एक फिल्म मेकर हैं। उनकी पत्नी पिया एक एक्ट्रेस है। पिया परेशान है क्योंकि उसके पति हनीफ सिर्फ रियलिस्टिक मूवी बनाते हैं जिसमें भारत को सख्त रूप से दिखाया जाता है। कोई भी उनकी स्क्रिप्ट पर काम नहीं करना चाहता है। पिया सलीम को लाड प्यार करती है, पर इससे सलीम की उसके प्रति सेक्सुअल फीलिंग जागृत हो जाती है। एक रात एक फिल्म एग्जीक्यूटिव सलीम को एक ब्रेकअप नोट देता है जो उसे पिया को देनी होती है। दूसरे दिन पिया अपने अफेयर ख़त्म होने के गम में रो रही होती है। सलीम उसे शांत करता है। इसी दौरान सलीम उत्तेजित हो जाता है और वो पिया के शरीर से प्यार करना शुरू कर देता है। पिया उसे थप्पड़ मारती है और उसे काम विकृत मतलब अपनी काम वासना को कंट्रोल नहीं करने वाला कहती है। कुछ समय बाद अमीना सलीम को वापस घर लेकर आती है और यहाँ पर ये पार्ट ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप कुछ अमेंडमेंट्स चाहते हैं वीडियोज़ में और तो अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।